नाज़रीन, एक से बड़ी एक डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है और पहली बड़ी खबर तो यह है कि ईरान की जानिब से कासिम सुलेमानी के नाम के ऊपर जो मिसाइल बनाया गया, जो उनके सबसे टॉप कमांडर हैं, उनके नाम के ऊपर जो मिसाइल बनाया गया था उसका डेब्यू आज इजराइल के ऊपर कर दिया गया है। पहली बार ये मिसाइल इजराइल के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी तबाही वहां पर मचाई गई है। दूसरी बात यह है कि ओआईसी का हंगामी इजलास होने जा रहा है, बहुत ये इंपॉर्टेंट इजलास है। ओआईसी का हंगामी इजलास ईरान वॉर के हवाले से होने जा रहा है। उधर G7 की मीटिंग इस वक्त जारी है, इधर ओआईसी का इजलास है वो होने जा रहा है। फिर खलीज फारस के अंदर ये जंग फैलती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड गैस सप्लाई जो है, LNG जो है वो उसकी जो ग्लोबल सप्लाई है वो मुतासर हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से मजीद ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो उसकी बंदिश हो सकती है। ये एक ऐसा ये एक्शन होगा, ये एक ऐसी एक्सपेंशन होगी वॉर की कि ये पूरी दुनिया इसके साथ हिल जाएगी। ये कैसा अमल होने जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंदे, क्योंकि ग्लोबल गैस सप्लाई जो है वो यहां से जा रही है, ऑयल भी जा रहा है, लेकिन गैस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पूरी दुनिया इसके साथ जब वो हिलने जा रही है। अच्छा, ईरान ने ये अनाउंस किया है कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से किसी भी वक्त जो है वो विड्रॉ कर सकता है। ये बहुत बड़ा लम्हा होगा और ये इस बात का ऐलान होगा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है। अच्छा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। इसी दरमियान ये भी मुसद्दका अब रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि ईरानियन मिसाइल वो कितने लीथल हैं, वो कितने प्रिसाइज हैं, वो और इजरायली एयर डिफेंस के दरमियान जो जंग जारी है, ईरानियन मिसाइल वर्सेस इजरायली एयर डिफेंस, उसमें कौन फाते इस वक्त रहा है। अब यह था कि इजराइल का एयर डिफेंस बहुत तगड़ा है और ईरानी मिसाइल उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे, मिडिल ईस्ट में किसी के भी मिसाइल पेनिट्रेट नहीं कर सके। लेकिन क्या ईरानी मिसाइल पेनिट्रेट कर सके हैं? धमाके तो हम देख रहे हैं पेनिट्रेट किए हैं, किस सतह के ऊपर किए हैं, और इजराइल क्या मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुका है? सारी बात तो यही है कि अगर इजरायली एयर डिफेंस चीर जाते हैं और यह बात साबित हो जाती है कि इजरायली एयर डिफेंस की जरूरत नहीं रोक सकता और वहां पर ये डिस्ट्रक्शन अब इनका मुकद्दर है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो ये एक बड़ी फैसलाकुन चीज है। ये रिपोर्ट्स भी अब आना शुरू हो गई, क्योंकि 2-3 दिन जब देखा गया कि क्या होता है, क्या हो रहा है, तो अब वो रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं कि किसका पलड़ा जो है वो भारी रहा है। और जो इजराइल ने स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की कि उसने बस ईरान को तबाह कर दिया है और ये तो बस गया ईरान, अब 24-48 घंटों की बात है, वो चीजें भी अब रिवर्स हो रही हैं और उसकी हकीकत खुलकर जो है सामने आ रही है। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन अगर हम देखें तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर इस जंग के साथ हिल गया है। बहुत सारा ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको डैमेज किया गजा की जंग ने और ईरान की जंग, चूंकि इतनी बड़ी जंग है जिसमें एक तरफ ब्रिक्स खड़ा हुआ है, एक तरफ पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड खड़ी हुई है, अब तक की ये सबसे बड़ी जंग है, हालिया तारीख की ये सबसे बड़ी जंग है, तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त उसको जोर के झटके लग रहे हैं और किसी भी वक्त ये मामला उस सतह के ऊपर जा सकता है जिसके बारे में ईरान ने कहा है कि हम एक ऐसा हमला करेंगे जिसके बाद ये ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए ऐसा डिस्ट्रॉय होगा कि ये दोबारा से फिर खड़ा नहीं हो सकेगा। ये मामला किसी भी वक्त उस तरफ भी जा सकता है, यानी बिल्कुल हाथों से मामला जब निकल सकते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो सकती है। अच्छा, इस वक्त जो डेवलपमेंट्स है वो तो गैर मामूली, और एक एक खबर जो है वो इतनी बड़ी खबर है, ऐसे दुनिया तेजी के साथ तब्दील हो रही है कि हैरान कुन सूरत हाल है। अच्छा, एक तो नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट ये है और जंग बहुत ज्यादा खौफनाक हो रही है, तेज हो रही है। इजराइल ने ईरान के जो सिविलियन टारगेट्स हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, होम्स हैं, उनको निशाना बनाया और सबसे पहली बार अब इस 4 दिनों में हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया है। ये ट्रेडमार्क है इजराइल का, वो जहां भी बमबारी करता है वो औरतों, बच्चों और हॉस्पिटल्स को लाजमी निशाना बनाता है, ये उसका ट्रेडमार्क है। तो ईरान के अंदर हॉस्पिटल्स को निशाना बना दिया गया है। तो ये सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है और हॉरिफिक एक तो ये क्राइम्स हैं जो उन्होंने कमिट किए हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया, ठीक है। तो सारी बात इसका जवाब आना है और इसका जवाब टिट फॉर टैट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये मामला बहुत ज्यादा खतरनाक रुख के अंदर जो है वो जा रहा है और जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसने कल इस हवाले से एक बयान जारी किया था और आज ये हमला किया गया। काज आउटराइट थ्रेटन्स तेहरान सिविलियंस, सेज दे विल पे द प्राइस। बहुत ही ब्रूटल फोर्स है जिसके साथ, बहुत ही शैतानी ताकतें हैं जिसके साथ सिविलियंस को थ्रेट कर रहा है। दुनिया की कोई फौज सिविलियंस को थ्रेट करती है? इजराइल बॉम्ब्स ईरानियन हॉस्पिटल, एस्केलेटिंग सिविलियन टारगेटिंग, तो टिट फॉर टैट जब जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो मामला एक और खौफनाक हुआ है और यह दुनिया को बहुत बड़ी तबाही की तरफ धकेल रहा है, मजीद धकेलेगा। ये हमला जो इजराइल ने अभी हॉस्पिटल्स के ऊपर किया है और इतनी बदमाशी के साथ, पहले उसने जंग मुसल्लत की और अब वो हॉस्पिटल्स को इतनी बदमाशी के साथ और एरोगेंस के साथ निशाना बना रहा है, ऐसी इस्तशना के साथ निशाना बना रहा है कि उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो धड़ल्ले से जब वो गजा में भी बमबारी कर रहा है, जनसट कर रहा है, ईरान के अंदर उसने हॉस्पिटल्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या है, कुछ ही देर पहले, इस हमले से कुछ देर पहले यूरोपियंस ने
कंडेम किया है जो ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर। यानी ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया, उसके जवाब के अंदर जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए हैं उसको कंडेम किया गया। इजरायली जंग मुसल्लत करने को कंडेम नहीं किया गया, ईरान के जवाबी हमले को कंडेम किया गया। तो अब यूरोपियन थिंक टैंक्स खुद इस बात को लिख रहे हैं कि जो यूरोपियंस की थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हुई थी वो भी अब इस जंग के अंदर जाती रहेगी। एक आप देखें ना कि डबल स्टैंडर्ड्स की कोई हद होती है आज की इस मॉडर्न दुनिया में, और इस जंग के हवाले से और इजराइल की असलियत के हवाले से ये जब सारी दुनिया के सामने सच वाज़ेह है कि कौन सही है कौन गलत है, जंग की तरफ कौन धकेल रहा है, जंग मुसल्लत किसने की है, सिविलियंस को कौन टारगेट कर रहा है, उसके बावजूद इजराइल को कंडेम ना करना बल्कि ईरान को कंडेम करना, तो उसके बाद ये इजराइल को जब और ज्यादा इस्तेशना हासिल हुई है कि उसने अब ईरानियन हॉस्पिटल्स को निशाना बनाना जब शुरू कर दिया है। और अगर हम इन तमाम दहाइयों में देखें तो हर बार जो इजरायली क्राइम्स को प्रोटेक्ट किया गया है इसी ने जब इस वॉर मशीन को इतना ब्रूटल और सफाक बना दिया है। तो इस तरह ये मामला जब बहुत ज्यादा हॉरिफिक हो रहा है, तो वहां के जो थिंक टैंक्स है वो खुद लिख रहे हैं कि ये ग्लोबल ऑर्डर जाता रहेगा, ये यूरोपियंस कहते पहले कुछ भी नहीं आना, ये अपनी क्रेडिबिलिटी और तबाह कर रहे हैं, जो रही सही कसर थी वो भी अब निकल रही है। ईयू हाइपोक्रिटिकल इन बैकिंग इजरायली एग्रेशन कंडेमनिंग ईरान, बिल्कुल उसकी हाइपोक्रेसी जो है यूरोपियंस के सामने आ रही है। इट कुड कोलैप्स ऑफ यूरोप्स क्रेडिबिलिटी एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स, बिल्कुल ये डिस्ट्रॉय करके रख देगा यूरोपियंस की जो बची कुची क्रेडिबिलिटी इस वक्त बची है। और यूरोप जो है वो डिप्लोमेटिक डिके के अंदर है, और यूरोपियन जो लीडर्स हैं वंस अगेन रिवील्ड देयर डबल स्टैंडर्ड्स, एक बार फिर उनके डबल स्टैंडर्ड्स है वो दुनिया के सामने आए हैं। और दिस टाइम बाय कंडेमनिंग ईरान, नॉट इजराइल बल्कि ईरान को उन्होंने कंडेम किया है, वो ईरान जिसने रिस्पांस में अटैक किया। जो यूएन चार्टर के मुताबिक अगर उनकी किसी की सरजमीन के ऊपर हमला होता है तो वो उसका जवाब देने का हक रखता है, और यहां पर जंग मुसल्लत की गई है। एंड अनप्रोवोक्ड इजरायली स्ट्राइक दैट किल्ड सिविलियंस, मिलिट्री कमांडर्स एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इजराइल ने अपने हमले में सिविलियंस को टारगेट किया और मिलिट्री कमांडर्स को शहीद किया और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद किया। इस अमल को यूरोपियंस की जानिब से इंडोर्स किया गया है, इसको कंडेम नहीं किया गया बल्कि ईरान के जवाब देने को कंडेम किया गया है। मुझे बताइए ये दुनिया चल सकती है? या तो फिर ये सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बस सब ऐसे तबाह हो जाएंगे कि बस किसी को कोई हैसियत नहीं होगा, सब गुलाम बनकर रह जाएंगे। ये ऐसे नहीं चल सकता है। अब आप मुझे बताइए कि ये कैसे मामला चलेगा? दिस मोमेंट एक्सप्रेस द रॉटिंग कोर ऑफ द रिमेन ऑफ द सो कॉल्ड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। वो कह रहे हैं जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल बेस्ड ऑर्डर था, रूल बेस्ड ऑर्डर था, उसकी जो रही सही कोई चीज थी वो भी अब खत्म, जड़ से ये उखाड़ रहा है। ये सिस्टम जब वो जड़ से उखाड़ा जा रहा है इन मामलात के बाद। इजराइल क्लियर वायलेशन ऑफ ईरानियन सोवरेनिटी, ये दुनिया के सामने है कि इजराइल ने वायलेशन की है और जंग मुसल्लत किया है। यूरोपियन लीडर इंस्टेड अपलॉडेड द अग्रेशन, बल्कि यूरोपियन लीडर जो है वो उन्होंने तालियां बजाई कि वाह वाह इजराइल तुमने क्या हमला किया है। और ईरान ने जब रिटेलिएट किया उसको कंडेम जो है वो किया गया है विद रिमार्केबल स्पीड। और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तो मुल्क ऐसे थे कि अभी ईरान ने हमला भी नहीं किया था और उन्होंने कंडेमनेशन पहले शुरू कर, जिसमें जर्मनी भी एक मुल्क है। जर्मनी उन मुल्कों में शामिल है जिसने ईरान के हमले से पहले ईरान को कंडेम किया। ये सिस्टम कैसे? ये दुनिया की जागीर है, ठीक है, ये दुनिया की जागीर है कि ये जैसे चाहेंगे वैसे दुनिया चलेगी। तो इन्होंने जो ब्रुटैलिटी की है पिछले तमाम सेंचुरीज के अंदर, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट के अंदर, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में जाकर इन्होंने कॉलोनीज बनाई। तो अब ये सारे ममालिक, ग्लोबल साउथ भी, मिडिल ईस्ट भी और साउथ एशिया भी, साउथ ईस्ट एशिया भी और चाइना भी, ये सब जब इनके खिलाफ जब वो खड़े हो रहे हैं, तो ये अब ये जंग जब यूरोपियंस को महंगी पड़ने, ये इल्यूजन्स का शिकार है, इनको जंग महंगी पड़ने वाली है। इनको चाहिए था कि ये इजराइल को लगाम डालते। अब आप जरा देखिए कि जंग का नतीजा क्या निकलने वाला है। यूक्रेन की जंग ने यूरोप को कितना नुकसान पहुंचाया है, उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, उनकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। चाइनीज कंपनीज इन तमाम इनकी कंपनी से जब वो बर्तरी ले गई हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि एनर्जी महंगी हो गई और उसके बाद प्राइसेस बढ़ी, तो जो कंपटीशन है वो यूरोपियन कंपनीज उस तरह से मेंटेन नहीं रख सकी, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है, एक और तूफान, एक और क्राइसिस यूरोप के लिए आ रहा है। अब उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा एलएनजी की बात करें तो वो कतर से जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरती है। अब इनको खतरा ये पड़ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज किसी भी वक्त ईरान बंद कर सकता है, किसी भी वक्त ईरान जब उसको बंद कर सकता है, तो ये और दें इजराइल को हलाशेरी। अल्टीमेटली नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? यूरोपियंस को। उनकी जब ये एनर्जी क्राइसिस आएगा तो लग पता जाएगा। यूरोपियन गैस प्राइस राइज, ऑलरेडी गैस प्राइसेस जब वो शूट कर गई हैं अमिड इजरायली रॉ टेंशंस, LNG risk. Natural gas and the geopolitical risk is tied to the potential impact on the global LNG routes. ठीक है ना, ये ग्लोबल अब जो LNG की सप्लाई है वो मुतासर होने जा रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज
remains one of the most sensitive choke points globally. ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव ये पॉइंट है। एंड डिसरप्शन ड्यू टू द हाइटेंड मिलिट्री एक्टिविटी और रिटेलिएटरी एक्शंस। तो ये बंद हो सकता है और यहां पर सप्लाई मुतासर हो सकती है, या तो ये मिलिटराइजेशन की वजह से, उधर से ईरान की मिलिट्री आएगी, इधर से बरतानिया की आएगी, अमेरिका की आएगी, नेवी आएगी, तो मिलिटराइजेशन की वजह से ग्लोबल सप्लाई मुतासर हो सकती है, या कोई रिटेलिएटरी एक्शन जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को मुकम्मल तौर पर जब बंद कर दिया जाए। कल बरतानिया यही बात कर रहा था कि उनको खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जब बंद हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये है कि इसको ये जवाब बनाकर ईरान पर हमला कर देंगे कि यहां पर सिक्योरिटी खराब कर रहा है ईरान, ठीक है ना। तो वो ईरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करेगा तो वो पूरी तैयारी के साथ बंद करेगा, ठीक है ना। इनका जवाब भी वो दे लेगा। तो ये यूरोपियन इनको बिल्कुल ही जंग सूट नहीं करती है, लेकिन बहरहाल अब ये सब जब वो खमियाजा उठाएंगे, अब ये बातें करने का वक्त नहीं है, ईरान ने जो करना है वो कर गुजरेगा। तो दुनिया के सामने जब इनकी क्रेडिबिलिटी भी एक्सपोज हो रही है, इनकी सारी हकीकत जब सामने आ रही है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने ये अनाउंस किया है, यानी मैंने आपको बताया कि एक से बड़ी एक डेवलपमेंट है, ईरान ने अनाउंस किया कि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से किसी भी वक्त निकल सकता है, और उन्होंने कहा कि ये हमारा जवाब होगा, जो हमारे पर हमला किया गया है ये उसके रिस्पॉन्स में। यानी ईरान बड़ी विजडम के साथ आगे बढ़ रहा है और वो बता रहा है दुनिया को कि हम जो भी कर रहे हैं ये इन रिटेलिएशन कर रहे हैं, इन रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इससे निकलने का क्या मतलब होगा? इससे निकलने का मतलब ये होगा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ईरान अलग अपनी ये पॉलिसी ये सामने लेकर आएगा कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं। ये पहली बार तारीख में ऐसा होगा कि ईरान अलग ये कहेगा कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी होगा कि अमेरिका कहेगा कि देखो अब ये तो न्यूक्लियर बना रहे हैं, अमेरिका बहराज जब आकर अटैक कर दे। लेकिन ईरान का एनपीटी से निकलना तो इस बात की तैयारी के साथ होगा कि अगर अमेरिका भी आएगा तो अब उसको जवाब दे लेंगे, लेकिन हम हर सूरत के अंदर न्यूक्लियर बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट जब होने जा रही है, और ये टाइम बड़ा सेंसिटिव होगा। देखिए, अगर ईरान न्यूक्लियर बना लेता है और वो टेस्ट करके दिखा देते हैं कि हमने न्यूक्लियर बना लिया है, वो टाइम बड़ा सेंसिटिव होने वाला है। उसकी वजह क्या है कि अगर बिलफर्ज ईरान ने टेस्ट कर दिया, न्यूक्लियर धमाका कर दिया, तो अगले जो मिनट्स होंगे, अगले जो घंटे होंगे, वो इतने खतरनाक होंगे कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इजराइल ये जवाब बनाएगा, जैसे वो हर जगह पर बनाता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि ये ईरान तो हमारे ऊपर हमला करने जा रहा था, ठीक है ना। ईरान तो हमारे ऊपर जब वो हमला करने जा रहा था न्यूक्लियर से, इसलिए हमने पहले न्यूक्लियर गिराकर उसको तबाह कर दिया है। ये बड़ा सेंसिटिव टाइम बहरहाल आगे होने जा रहा है। तो ये न्यूक्लियर की वजह से जंग छेड़ी गई है, तो इसलिए जंग हर हवालों से खतरनाक है। ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से खतरनाक है, ग्लोबल सिक्योरिटी के हवाले से खतरनाक है, हर हवालों से खतरनाक है। और इसी बात को फिर जो ईरान के वजीर खारजा हैं उन्होंने ये बात कही है, द पर्शियन गल्फ रीजन इज वेरी सेंसिटिव एंड कंप्लेक्स एरिया। अब ये जंग पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एंड एनी मिलिट्री डेवलपमेंट देयर कुड इफेक्ट द इंटायर रीजन एंड इंटायर वर्ल्ड। पर्शियन गल्फ की जंग बड़ी तबाहकुन जंग होगी, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये कैसी जंग होगी जो ना सिर्फ इंटायर रीजन को मुतासर करेगी बल्कि इंटायर वर्ल्ड को ये मुतासर करने जा रही है। अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बताया जा रहा है कि वो मिडल ईस्ट की तरफ रवाना हो रहा है। अच्छा, अगली बात यह है कि ओआईसी का इजलास होने जा रहा है। अच्छा, ओआईसी का कोई अहमियत नहीं है, इनके बस इजलास होते रहते हैं, और ये बस एक आप कह लें कि बस एक ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है, इसने कोई कभी काबिल कदर किरदार अदा नहीं किया है। गजा की जंग में हमने देख लिया, लेकिन देखिए ना कि दुनिया चूंकि रीशेप हो रही है, सिस्टम्स टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं है, बस वो खत्म हो रहे हैं। अब ये डिबेटिंग क्लब दुनिया को नहीं चाहिए, अब वही चलेगा जो कुछ कर सकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ओआईसी जो है ये शायद उसकी तारीख का सबसे फैसला कुन इजलास होगा जिसमें ओआईसी ने कुछ करना है। अब करना क्या, वो कोई जंग तो नहीं करने जा रहा, लेकिन कुछ स्टांस लेना है। और इस ओआईसी के इजलास की एक और अहमियत है कि देखें, जब पहली खलीजी जंग हुई है तब से ये खलीजी ममालिक का अमेरिका के साथ इत्तेहाद बना है, और अमेरिका ने फिर यहां पर आकर बेसिस बनाई है। पिछले 40 सालों के अंदर जब से ये इत्तेहादी बने हैं, कोई एक जंग मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये खलीजी ममालिक और अमेरिका साथ ना हो। अमेरिका ने चाहे लीबिया पर हमला किया, इराक पर किया, शाम, यमन, लेबनान, सारे के सारे खलीजी ममालिक की हां शामिल रही है। यह पहली ऐसी जंग होने जा रही है जिसमें इन सब की मुत्तफिका तौर पर कोई उसमें राय शामिल नहीं। कोई एक आध मुल्क हो सकता है, कोई एक आध मुल्क के अंदर कोई हुक्मरान या कोई एक लॉबी हो सकती है कि वो अमेरिका के साथ अभी भी हो ईरान के खिलाफ जंग करवाने के लिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जैसे इराक में ये सारे इकट्ठे थे अमेरिका के साथ, वो वाला मामला नहीं है। तो इस तनाजुर में, और जब ये पता है कि इसके असरात पूरे रीजन पर होंगे, इराक के असरात तो ऐसे नहीं थे कि रीजनल वॉर छिड़ जाएगी, तो ये तो एक डिफरेंट लेवल की वॉर है। और वो 2001 था, आज 2003 था, आज 2025 है। आज की दुनिया मुख्तलिफ है, आज वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। तो बहरहाल ये ओआईसी का इजलास है वो
बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पर नजरें लगी हैं। और जो ईरानियन पार्लियामेंट है उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर। अल्जीरिया ने अनाउंस किया है कि वो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। तो मुख्तलिफ मालिक जब वो अपनी पोजीशनिंग जब वो शो कर रहे हैं। और अमीर कतर की तफसीली बात ईरान के सदर के साथ हुई है, क्योंकि ट्रंप ने यह भी कहा कि रीजन को भी पता था कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है, तो इसका भी रीजन ने बड़ा बुरा मनाया कि आप और ईरान को हमारे साथ लड़वाना चाहते हैं। देखिए अब ये बात तो सबको वाज़ेह हो गई है कि अगर ईरानी मिसाइल तल अवीव पहुंच सकते हैं तो फिर तो कहीं भी वो पहुंच सकते हैं। और इधर तो रेत के ऊपर इमारतें बनी हुई हैं, देखें इमारतें जो रेत के ऊपर बनी हुई हैं, तो ये तो रीजन ने बड़ा बुरा मनाया कि हमें और ईरान को लड़वाने की कोशिश की है, कि हमें पता था ईरान पर हमला होने जा रहा है। ये तो अमीर कतर ने तफसीली बात जो है वो ईरान के सदर के साथ की है कि हमें कोई पता नहीं था और हम तो सिंसियरली मुज़ाकरात चाह रहे थे। जाहिर बात है कि जंग कतर को भी सूट नहीं करती, किसी दूसरे मुल्क को भी सूट नहीं करती है, क्योंकि वजह सिर्फ यही है कि वो जंग सिर्फ उस मुल्क में नहीं रहेगी बल्कि वो पूरे रीजन को अपनी लिपेट में ले। देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं, इस रीजन का पूरा ऑर्डर गिर सकता है, कल को कोई और हुक्मरान होंगे और तरह से लकीरें खींची जाएंगी, नए नक्शे बनेंगे, ये सब पॉसिबल है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज या ये तबाही इसराइल जाएगा और ईरान में मचा के आ जाएगा, ये मामला किसी और तरफ चला जाएगा। अगली बात यह कि ईरान ने अमेरिकी ड्रोन्स को निशाना बनाया है, कामयाब ड्रोन्स को निशाना बनाया। ईरान अर्ज इस्लामिक यूनिटी एज OIC प्लान्स इमरजेंसी मीट ऑन इजराइल इस्लामिक यूनिटी। ईरान डाउन US मेड ड्रोन अमिड ऑन गोइंग इजरायली एग्रेशन। सक्सेसफुली उन्होंने अमेरिकन ये MQ-9 रैपर जो हैं ये गिराए हैं। ये पहला ऐसा अटैक है जिसमें ईरान ने अमेरिकन जो ड्रोन्स हैं उनको गिराया, तो ये एक बात हो गई। अच्छा अगली बात यह है कि देखिए 2-3 दिनों से ये डिबेट जारी थी कि भाई ईरान की कैपेबिलिटीज क्या हैं, कितनी हैं, कितना लड़ सकेगा, वो जो हमले कर रहा है वो कितने इफेक्टिव हैं, इजरायली डिफेंस कितना रोक पा रहा है, नहीं रोक। देखिए इसी के ऊपर हमने तजिया करना है ना कि आगे मामलात क्या होंगे, तो दुनिया इंतजार कर रही थी। आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इजराइल की शिकस्त और जिल्लत की रिपोर्ट्स हैं। इजराइल ने जो बदमाशी की है अब उसको रुसवाई उठाना पड़ रही है और उसकी ताकत जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। उसकी एयरफोर्स, उसका एयर डिफेंस, उसकी एरोगेंस, उसकी वॉर स्ट्रेटजी, एक एक चीज एक्सपोज हुई है। और इसलिए अब ये भाग भाग कर अमेरिका और बरतानिया के पास जा रहे हैं कि इन्हें बताया जाए, ठीक है। अब ये फौरन से इन्होंने विक्टिम कार्ड भी साथ खेलना शुरू कर दिया है। मैं हैरड्स की रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं और आगे इनके साथ होने क्या जा रही है। हैरड्स एडमिट्स ईरान्स प्रेसिजन स्ट्राइक्स, सेज PM लैक्स वॉर स्ट्रेटजी। हैरड्स ने यह माना है कि ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं वो प्रेसिजन स्ट्राइक्स हैं। प्रेसिजन स्ट्राइक जो है वो आपकी सबसे सोफिस्टिकेटेड कैपेबिलिटी होती है कि आप कहीं भी जाकर प्रिसाइजली उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड कैपेबिलिटी होती है और यही एयरफोर्स की कैपेबिलिटी होती है कि वो कहीं भी जाकर प्रिसाइजली हिट कर सकते हैं। ईरान ने वो करके दिखा दी है और हैरड्स कह रहा है कि नेतन्याहू के पास कोई वॉर स्ट्रेटजी नहीं है सिवाय इसके कि अमेरिका को बस अल्टीमेटली जो ड्रैग कर लेना है। अमिड राइजिंग इंटरनल क्रिटिसिज्म, नेतन्याहू अवॉइड्स प्रेस क्वेश्चन व्हाइल ईरानियन स्ट्राइक एक्सपोजेस गैप्स इन इजराइल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल प्रिपेयर्डनेस। ईरानी हमले ने, देखिए ना पूरी बदमाशी इन्होंने दिखाई। ईरानी हमले ने जिस तरह वो प्रिसाइजली आकर हिट किए हैं, उन्होंने इजराइल की जो ताकत है, इनकी जो प्रिपेयर्डनेस है, इनकी जो वॉर स्ट्रेटजी है, इनका जो एयर डिफेंस है, इनकी जो पूरी वॉर मशीनरी है, उसको उड़ा के रख दिया है। मिसाइल स्ट्राइक्स हैव शोन अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ईरान ने शो की है विद सेवरल कंफर्म्ड इंपैक्ट्स कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द वेरियस साइड। कई एक मकामात के ऊपर बहुत भयानक तबाही ईरान ने मचाई है। रिपोर्ट हाईलाइटिंग माउंटिंग इंटरनल कंसर्न ओवर इजराइल हैंडलिंग ऑफ द वॉर ऑन ईरान। पहले तो इन्होंने जश्न मनाए, अब वो इजरायली जो है वो शदीद इस वक्त खौफ का शिकार है कि ये हो क्या रहा है, और वो वॉर स्ट्रेटजी एंड द हैंडलिंग ऑफ द वॉर अब इसके ऊपर शदीद खौफ का शिकार है। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बार बार इजराइल ये कह रहा है कि ईरान तो एक ऐसी ताकत है जो बस तबाही मचाना चाहती है और वो न्यूक्लियर बनाकर बस हमारे ऊपर गिराना चाहते हैं। तो ईरान जो है उसने जो रिस्पॉन्स दिया वो कैलकुलेटेड था और इफेक्टिव था, यानी उन्होंने कोई सिविलियन टारगेट्स को डेलिबरेटली निशाना नहीं बनाया। उनका रिस्पॉन्स, यानी ये तो उनको ऐसी ताकत पोर्ट्रे कर रहे हैं ना जिनका मकसद ये है कि न्यूक्लियर बम बनाकर बस इजराइल के ऊपर गिरा देना, यही पोर्ट्रे कर रहे हैं ना। कि तो ईरान का जो रिस्पॉन्स था वो हाईली एक्यूरेट था, हाईली कैलकुलेटेड था और हाईली इफेक्टिव था। ये बड़ी गैर मामूली बात है। इसके अबना मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट कंफर्म्ड दैट द मिसाइल यूज्ड बाय ईरान हैव हिट देयर इंटेंडेड टारगेट्स। और ये कंफर्म किया जा रहा है कि ईरान ने जिन टारगेट्स को निशाना बनाकर फायर किए थे वो टारगेट्स हिट हुए हैं विद प्रेसिजन लीडिंग टू नोटेबल स्ट्रक्चरल डैमेज। नेतन्याहू इज अंडर ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड पब्लिक प्रेशर। हलाकतें बहुत ज्यादा हो रही हैं और जख्मी वहां पर बहुत ज्यादा है, तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है।
yet he continued to avoid addressing critical questions regarding Israel broader war objectives. Absence of a clear strategy. Netanyahu visits missile sites as cabinet remains silent. तो बदमाशी और अब ये देखें, ये सारी चीजें नेतन्याहू को नहीं रोक सकती, ठीक है, ये बात तो हम हमेशा से जानते हैं, क्योंकि अगर वो कोई इतना अकलमंद होता तो गजा में जो उसको शिकस्त हुई है और जो दुनिया में सारी तब्दीली आ रही है वो इसको देखकर पीछे हट जाता, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। वो एक सफाक और जाबिर और जालिम एक शख्स है, एक वॉर क्रिमिनल है, तो उसने तो बहरहाल आगे बढ़ना है, लेकिन ये आगे बढ़ना क्या इजराइल को ताकतवर बना रहा है? क्या इजराइल को हेजेमोनिक बना रहा है? नहीं, ये इजराइल का बेड़ा मुकम्मल गरक कर रहा है। अब ईरान की जंग इनके लिए एक ऐसी जंग साबित हो सकती है कि इनकी कॉलोनी मुकम्मल ही जाएगी। इजराइल कॉन्फिडेंस इन मिसाइल डिफेंस शेकन अमिड माइटी ईरान स्ट्राइक्स। अब कर लीजिए बात, जो एयर डिफेंस, दुनिया का ताकतवर तरीन एयर डिफेंस, अब कह रहे हैं कॉन्फिडेंस इज शेकन ऑन एयर डिफेंस, एतबार नहीं रहा एयर डिफेंस के ऊपर। तो जंगें शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ईरान ने कहा ना कि जंग शुरू इन्होंने किया, खत्म हम करेंगे, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका आ जाए। देखें, अगर अमेरिका आता है, जिसके पूरे पूरे चांसेस खदशात मौजूद हैं, तो अगर ईरानी मिसाइल वहां पहुंच सकते हैं तो ईरानी मिसाइल फिर इनके बेसेस तक भी पहुंचेंगे, फिर अमेरिका यहां पर कैसे रह लेगा? और फिर एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हिट हो गया तो न्यूक्लियर गिराएंगे ईरान के ऊपर, ठीक है। तो या तो ये आलमी जंग की तरफ मामला धकेलेंगे, अगर ये मजीद एस्केलेट करते चले जाएंगे तो आलमी जंग में क्या होगा हमें नहीं पता, उसके रिजल्ट्स का कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक कन्वेंशनल वॉर की बात है तो ये तो हार रहे हैं और बड़े बुरे तरीके से हार रहे हैं, और ऐसे बुरे तरीके से कि अमेरिका वाकईतन इस रीजन को छोड़ने पर मजबूर हो सकता है, और ये कॉलोनी, ये अपार्थाइड जो स्टेट है, जो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है, वो फाल कर सकता है। इसके पूरे पूरे अब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और ये अब धमकियां लगा रहे हैं कि इमाम खामनाई को और सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है, और हॉस्पिटल्स को बमबारी करना शुरू कर दी है। आपने राज रोका करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।